ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, और विंडो ये रही, ये हो रही है शेयर विंडो। आई होप मेरी वॉइस क्लियर है। मैंने विंडो शेयर कर दी है। शो माई स्क्रीन एनीवे। ठीक है, और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और मैं चल रहा हूँ कल जहाँ से हमने ख़त्म किया था। ठीक है जी। तो आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके केमिकल इक्वेशंस वाले चैप्टर से कलेक्ट करके रखे हैं, पहले से ही रख लिया आज मैंने। ठीक है, तो आज मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने पहले से ही आज कलेक्शन उसकी कर रखी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं, और कुछ 2025 वाले क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं वो भी मैंने आज पहले से ही बिल्कुल मेंटेन करके रख लिए। ठीक है, तो मैंने पहले से लिस्ट बना रखी थी। मैं कहा बच्चों को आज पुराने क्वेश्चन और वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। एंड अब ये डे 2 मैंने ये देखो लाइन मैंने ड्रॉ पहले से देखो कर रखी है। और सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है जी? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात की जा रही है। और वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह की रिएक्शन सी, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं इसके बारे में, सभी प्रोसेस के बारे में मैं रिमाइंड करा दूं एक बार कि ये किस टाइप की रिएक्शन सी। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है किस टाइप की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन शो नहीं हो रहे? ब्लैक शीट आ रही है, थोड़ा सा वेट करके देखो इन केस अगर हो रहे हैं तो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आई थिंक कोई और तो नहीं है जो एडमिट नहीं हुआ। ओके ओके ओके, ठीक है। हो रहे हैं बेटा, मुझे बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन शो हो रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ, मैं वापस स्क्रीन पे गया था इसलिए। हाँ जी, अब क्वेश्चन शो हो रहे हैं? कुछ भी नहीं शो हो रहा? ओके, ठीक है, कर लो कर लो कर लो। हाँ जी, हो रहे हैं सब एडमिट। चलो मैं सबको एडमिट कर लूँ पहले। तो आज से तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने चाहिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलो स्क्रीन शेयरिंग मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन विजुअल है सबको? एक बार चेक करके बताओ। क्वेश्चन की विजिबिलिटी है? ठीक है, तो क्वेश्चन की विजिबिलिटी है। तो चलो आते हैं वापस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किस तरह की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपको याद होगी कि वाटर की हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और वाटर किस में ब्रेक होता है। तो मैं सबसे पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ, H2O दैट गिव्स, तो यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2H2 प्लस O2। तो ये रिएक्शन आ जाएगी, है ना। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। पहले तो हम इसकी रिएक्शंस लिख लेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, उसको अच्छे से याद कर लेंगे, लिख लेंगे, इक्वेशंस लिख लेंगे। क्वेश्चन विजिबल है? क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो मुझे फिर से, कई लोगों को विजिबल है, कई लोगों को नहीं विजिबल है। चलो मैं इसको टाइप करने की कोशिश करता हूँ।
अगर ये हो सकता है तो मैं देख लेता हूँ, अगर ये हो सकता है तो मैं इसके कीप टेक्स्ट ओनली, नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। ओके, अब होगा, डोंट वरी। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है और वो सॉल्यूशन हम मैंने निकाल लिया है ना। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन की बात ही नहीं है। चलो जी, अब विजिबल है। अरे क्वेश्चन तो विजिबल होनी चाहिए। अब थोड़ा सा वेट करो और बताओ। हाँ जी, विजिबिलिटी है अब। अभी भी विजिबल नहीं है। कल तो अच्छे से विजिबिलिटी थी भाई, आज क्या हो गया? रुको, मैं फिर से शेयरिंग करता हूँ, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग। मीट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ शेयर स्क्रीन, विंडो, इंटायर स्क्रीन करता हूँ। तो आई थिंक तब ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इंटायर स्क्रीन मैंने शेयर कर ली है, ठीक है। एंड मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब देखो विजिबल है। हाँ, यही प्रॉब्लम थी, अब समझ में आ गया। विंडो नहीं हमने शेयर करनी, हमने शेयर करनी है इंटायर स्क्रीन। चलो जी, अब क्वेश्चन देखो। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, समझ में आ रहा है? इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बताओ, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, why is the volume of gas collected over one electrode double than that of the collected over the other electrode? तो देखो, अगर वाटर की हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि उस केस में जो रिएक्शंस होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिएक्शंस को। पहले इसको थोड़ा सा ये कम कर दें, डिलीट कर दें इस पोर्शन को, ठीक है। तो यहाँ स्पेस मिल जाएगा हमें। चलिए, तो हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की सबसे पहले रिएक्शंस लिखेंगे। तो रिएक्शंस लिखेंगे, देन व्हाट वी गेट, हाइड्रोजन्स 2 मोल एंड ऑक्सीजन 1 मोल। अच्छा, हमें अच्छे से पता है जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे, देन दैट केस जो हाइड्रोजन है वो 2 वॉल्यूम में क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम में। अच्छा, ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होती है, कोई बता सकता है? एनीवन? ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होती है? एनोड या कैथोड? दो ऑप्शन दे रहा हूं। एनोड, ठीक है। तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन कहां पे प्रोड्यूस होगी? कैथोड पे। तो हाइड्रोजन कैथोड पे, एनोड पे O2। तो अब आप देख रहे हो कि इसका कॉफिशिएंट क्या है, हाइड्रोजन का 2, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1। इसका मतलब डबल अमाउंट में कौन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, डबल दैट ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर द अदर। तो वन इलेक्ट्रोड पे डबल हो रही है दूसरे पे, तो इसका मतलब डबल किस पे हो रही है, कैथोड पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो डबल हो रही है, 2 टाइम्स। इसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो उनका क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या हो रहा है, सारा प्रोसेस समझ में आ गया। पर क्वेश्चन है कि भाई क्यों हो रहा है, उसका आंसर हमने नहीं दिया अभी। अभी तो हमने बताया है कि कौन सी गैस किस पे प्रोड्यूस हो रही है, और हाइड्रोजन किस पे प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन किस पे हो रही है, और कौन डबल प्रोड्यूस हो रहा है। पर क्यों हो रहा है ये नहीं अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अभी मैंने ये डिस्कस नहीं किया भाई क्यों हो रहा है ये। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन डबल अमाउंट में क्यों प्रोड्यूस हो रही है। तो हाइड्रोजन का डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होने का रीजन एक है कि वाटर मॉलिक्यूल में, इन वाटर मॉलिक्यूल, क्या लिखोगे आप, इन वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 2:1। आप किसकी बात करोगे, आप रेशो की बात करोगे, ठीक है।
तो 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 2:1 है, इसलिए अब रेशो के हिसाब से तो ये डबल है, तो इन रेशो इट इज अ 2:1, हाइड्रोजन इज डबल देन ऑक्सीजन, तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस डबल इन अमाउंट और डबल इन वॉल्यूम एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बात समझ में आई? तो ये मेन आपका आंसर है, ठीक है, कि भाई इसकी जो रेशो है वो 2:1 होती है, इसलिए हाइड्रोजन अमाउंट में डबल है और ऑक्सीजन उससे कम है, हाफ है उसका। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे चलें। ठीक है, तो हमने किसकी बात करनी है? मेन पॉइंट क्या है इसका? रेशो का मेन पॉइंट है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, और ये देखो सीबीएसई 2015 और ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे मैंने अभी रब कर दिया वैसे, ठीक है, वो भी काफी पुराने क्वेश्चन और काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सीन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सिल्वर नाइट्रेट। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में हमने क्या करना है, ये देखो हमारे पास क्या है, एक बीकर है, और बीकर में कौन सा हमारे पास सोल्यूशन पड़ा हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है। कौन सा सोल्यूशन पड़ा हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन मान के चलो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ड्रॉ कर दिया मान लो, ठीक है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इसमें फिल कर दिया, ठीक है। और हमारे पास इसमें हमने क्या करना है, कहना व्हेन स्ट्रिप ऑफ कॉपर, तो स्ट्रिप ऑफ कॉपर हमने इसमें डिप किया हुआ है, ठीक है, तो मान के चलो हमने स्ट्रिप ऑफ कॉपर की बात की, ये स्ट्रिप ऑफ कॉपर हमने इसमें डिप कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बीच में रिएक्शंस क्या होगी, तो हम एक काम करते हैं, हम रिएक्शंस लिखते हैं इसकी, ठीक है। तो जस्ट सी दैट व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस वी कैन राइट। भाई कॉपर मेटल है, वो प्योर फॉर्म में है, वो सॉलिड है, तो पहले उसको लिख लेंगे। और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, तो हम लिखेंगे सिल्वर का सिंबल Ag और नाइट्रेट का NO3, और वैलेंसी दोनों की 1-1 होती है, इसलिए फॉर्मूला AgNO3। और हमें पता है कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कहना व्हाट कैन बी सीन व्हेन स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो होगा क्या उससे, तो कॉपर का वेट कम हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा, ये देखो सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर बाहर आ जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो नाइट्रेट 2 टाइम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 2 टाइम Ag बाहर आ जाएगा। तो हमें देखने को क्या मिलेगा, कॉपर का वेट कम होगा। व्हाट कैन बी सीन व्हेन स्ट्रिप ऑफ कॉपर, तो कॉपर के ऊपर सिल्वर की लेयर चढ़ जाएगी भाई, है ना, सिल्वर की लेयर चढ़ जाएगी, सिल्वर की लेयर वो हो जाएगी, क्या कहते हैं इसको, सरफेस पर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया, और सिल्वर किसके साथ अटैच हो जाएगा, आपके कॉपर के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, वो लेयर बना लेगा, लेयर के फॉर्म में आ जाएगा सिल्वर। तो ये है 2015 का क्वेश्चन, समझ में आया? आगे चलें। हेलो एवरीवन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का। देखो कितने पुराने क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट पे या कुछ ऑब्जेक्टिव में या रीजन असर्शन में या कुछ ऐसे रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए पुराने क्वेश्चन निकाल कर आया हूँ, और 2025 के क्वेश्चन भी आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अब है नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, ठीक है, 2012 का चाहे है, और कई बार और भी पूछा गया है, यहाँ पे डिटेल इतनी नहीं है मेरे पास, 2012 का है, पर कई बार और भी 2012 के आगे भी कई बार ये पूछा गया है। रिसेंटली 2020 और ये जो 21-22 के हुए थे शायद, उसके उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमें क्या बताना है, नेम, एक तो नेम बताना है, दूसरा क्या करना है, स्टेट द लॉ। तो पहले तो आप लोग नेम बताओ, कौन बताने वाला है नेम? हाँ जी, दोबारा बोलिए। ओके, लॉ ऑफ, बिल्कुल सही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये आपका नेम है लॉ का। और लॉ का कहना क्या था, ये कौन बताने वाला है?
और कोई बच्चा जो इसके बारे में बताए, डिफाइन कर सके। तो इन एनी केमिकल रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? तो इन एनी केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द reactant is equal to the mass of the product या mass of the substance do not change, okay, या there is no change found in the mass। तो किसी भी कैसे भी मेथड से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मास कंजर्व रह रहा है। तो आप कह सकते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल टाइप की हो, इन एनी केमिकल रिएक्शन mass of substance do not change, mass of substance change नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड हुआ? आगे चलें। ओके, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। वैसे ये 1 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स के साथ, जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, तो उसके लिए मैंने ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें हमने बताना क्या है, देखो, नेम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो थोड़ा सा ना इसके बारे में, पहले मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है, रिड्यूसिंग होते क्या है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद आपने ये हिंट करना है, ठीक है। चलो जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। शॉर्टकट में अगर हम बताना चाहें तो ऑक्सीजन प्रोवाइडर हैं। क्या प्रोवाइडर है? ऑक्सीजन प्रोवाइडर। जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसको प्रोवाइड करेंगे? खुद को थोड़ी करेंगे, खुद के पास तो है उनके पास, दूसरों को प्रोवाइड करेंगे ना। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, हाइड्रोजन प्रोवाइडर भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। देखो, ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कई तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पर्टिकुलर तरीका बता दिया तो आप उसको फॉलो, आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो। तो जैसे ऑक्सीजन मैंने प्रोवाइडर कहा, ऑक्सीजन डोनर कह सकते हैं, ठीक है, या जिसके पास ऑक्सीजन होती है और दूसरों को वो ऑक्सीडाइज कर रहा हो, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस कर ले, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज अदर and reduce itself, ठीक है, और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर ले और खुद को रिड्यूस कर ले। तो ये आपने समझना है। तो अब हम समझेंगे कि सर इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट का भी देख लो भैया आप लोग। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। रिड्यूस अदर, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है। तो चलो, अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं वो बताना है। अच्छा, जब भी आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताएंगे, आप प्रोडक्ट की तरफ नहीं देखेंगे, आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से, सिर्फ रिएक्टेंट से ही बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा रिड्यूसिंग। प्रोडक्ट में नहीं बताना आपने कभी भी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ रिएक्टेंट से ही सिलेक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स को या जो रिएक्टेंट है उसको, प्रोडक्ट से कभी आपने वो नहीं करना, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखो। तो चलो, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइडर। तो ऑक्सीजन कौन किसको प्रोवाइड कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है वाटर H2 को, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है H2 को, है ना, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन प्रोवाइडर, भाई ये तो खुद हाइड्रोजन है, तो ये किसको प्रोवाइड करेगा? इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। पर जब हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तो ऑक्सीजन ही इसके साथ अटैच हो रही है, तो इसका एक तरह से ऑक्सीजन रिमूव भी कर रहा है, तो हाइड्रोजन प्रोवाइडर कह सकते हैं, और ऑक्सीजन रिमूवर कह सकते हैं इसको, ऑक्सीजन रिमूवर, जो ऑक्सीजन को रिमूव करे और हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है। तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया? क्लियर हुआ? CuO। और H2 क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन H2, ठीक हो गया। तो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो जी भाई, एक मेन डिफरेंस बताना है, 1 मार्क्स के हिसाब से लिखना है, तो आप क्या बताओगे? तो मेन डिफरेंस क्या होगा? एक तरफ हम लिख लेते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। तो मेन डिफरेंस क्या होगा भाई? एंडोथर्मिक है तो आप सीधा सा लिखोगे भाई इसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इवॉल्व होती है। यही मेन डिफरेंस है, तो आप इसको सेंटेंस फॉर्मेशन में लिख सकते हो। एंडोथर्मिक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच हीट एब्जॉर्ब एंड एक्सोथर्मिक इज द प्रोसेस इन विच हीट इवॉल्व। तो यही मेन डिफरेंस है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपने बताना है, ठीक है। अगर अकेला पूछा जाए कि व्हाट इज एंडोथर्मिक, तब आप उसकी डेफिनेशन के साथ इक्वेशन भी दोगे। अगर एक्सोथर्मिक पूछा जाए सिर्फ, तो इसी तरह से डेफिनेशन के साथ इक्वेशन भी दोगे, ठीक है। तो एंडोथर्मिक की चलो हम एग्जांपल कर ही लेते हैं। तो एंडोथर्मिक की एग्जांपल क्या होगी भाई बताओ? जैसे ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन, समझ में आई बात? ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। जैसे कि CaCO3 को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, किसमें ब्रेक होगा, CaO और CO2 में। अच्छा एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा जी? जैसे कम्बिनेशन रिएक्शंस, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, तो C+O2 CO2, तो यहाँ पे हीट भी बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको दी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। आगे चलें। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये 2025 देखो, स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ 2025 के क्वेश्चंस। अच्छा, कल मैं ये पीडीएफ नहीं भेज पाया था, मैं कोशिश करूंगा कि आज ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं, जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो भी हमने कल क्वेश्चंस किए थे, तो आपको कम से कम क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन की पूरी शीट मिल जाएगी सोल्यूशन के साथ जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपकी रिविजन के लिए हेल्पफुल हो। चलो जी, 2025 का क्वेश्चन है ये, वैसे है तो सीबीएसई का ही, ठीक है। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है जी, ये सबको पता है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी। दूसरा पॉइंट है मास रेशो, इसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, तो ये ऑप्शन दे दी, ऑप्शनल क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यू है ये हमारे पास। तो यहाँ पे इन्होंने मास रेशो पूछा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ रेशो पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, साथ में जो मास लिखा है ना उस पर भी जाना चाहिए। तो मास रेशो, अब क्वेश्चन ये है कि सर हमने तो सिंपल रेशो पढ़ी है, अब अगर हम सिंपल रेशो की बात करें तो 2:1 है ना, आप बी ऑप्शन पे जाओगे, पर नहीं, हमने मास के हिसाब से बनाया, ये नंबर के हिसाब से रेशो है, ये जो रेशो है ये नंबर रेशो है। कौन सी रेशो है ये? नंबर रेशो है, ठीक है। अब मास रेशो की बात करेंगे, तो मास रेशो कैसे निकालते हैं, मान चलो ये तो वाटर है और किसी का आगे, तो कैसे निकालोगे? तो मास रेशो पे चलते हैं, तो H2O, अब इसका मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ग्राम, इसकी रेशो बनाओगे तो क्या आएगा, 1:8, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 8:1 भी दिया हुआ है और 1:8 भी दिया हुआ है, पर पहले हाइड्रोजन है फिर ऑक्सीजन है। ये देखो इन्होंने पहले हाइड्रोजन लिखा हुआ है, आपको मास रेशो नहीं पूछा, सिर्फ साथ में इन्होंने हिंट भी दे दिया भाई पहले हाइड्रोजन आना चाहिए फिर ऑक्सीजन आना चाहिए। तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन के लिए कितनी है, 8 है, तो आप 8:1 अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगी, 1:8, डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना? हमने मास कैसे निकाला, मास याद करना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 ग्राम, इसका 1 ग्राम, तो ये डबल है एटॉमिक नंबर का, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर देखो 10 तक मास नंबर, और एटॉमिक नंबर 20 तक और मास नंबर 10 तक सबने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं, 2025 में देखो और क्वेश्चन आया हुआ है एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर।
देखो जैसे एल्युमिनियम पूछा गया, मैग्नीशियम पूछा गया, कॉपर भी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही ध्यान से देखना है। तो एल्युमिनियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कॉपर मेटल है, तो जब हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सिंपल सी बात है एयर से हमें मिलेगी ऑक्सीजन। अच्छा, एयर की अगर कंपोजिशन देखें तो हमें पता है कि 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, हमें पता है। नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं होती, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करती, वो खास मेटल के साथ ही रिएक्ट करेगी, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम, पर फिलहाल नॉर्मली अब वो मैग्नीशियम के साथ नहीं करेगी। तो इसलिए हम ऑक्सीजन को तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई मैग्नीशियम है, अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, मतलब एयर के साथ, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा बनाएगा, और फॉर्मूला क्या होगा, MgO। अब क्वेश्चन है सर हमें फॉर्मूला कैसे पता लगे, है ना? तो भाई सिंपल सी बात है, वैलेंसी वाला मैंने आपको 9th चैप्टर के, मैंने आपको कहा था कि 9th में एक चैप्टर है जिसमें वैलेंसी के बारे में बताया जाता है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये देखो 2 और 2 कैंसिल कर दिया, सेम है, 1 और 1 आएगा, तो ऑक्सीजन 1 टाइम लिखेंगे और मैग्नीशियम भी 1 टाइम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO। तो जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। अब एल्युमिनियम की बारी आती है, तो एल्युमिनियम का फॉर्मूला, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कौन बताएगा, Al+O2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला तो वैसे Al3O4 भी दिया है, Al2O3 भी दिया है, तो कौन सा बनेगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आएगा, ट्राई करो, मैंने हिंट दे दिया आपको। Al2O3, वेरी गुड, Al2O3, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, और क्यों होगा मैं हिंट कर दूंगा आपको, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव होती है, O की 2 नेगेटिव। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये चेंज हो जाएगा आपस में, तो बन जाएगा Al2O का 3। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो साथ में बैलेंस करना भी सीख लो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ऑक्सीजन 6 हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखें यहाँ पे बताओ, 2 लिख दें, तो 3 2 जा 6, और एल्युमिनियम कितने हो गए 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो फॉर्मूला आप कौन सा है बताओ, Al2O3 और MgO। तो Al2O3 और MgO कहाँ पे है भाई, कौन सी ऑप्शन है बताओ जरा, बी ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक हो गया, तो ये हमने इस तरह से सॉल्व करना है। वैलेंसी का ध्यान रखना है, अगर फॉर्मूला आपको नहीं प्रिपेयर है, मैं फिर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक चैप्टर है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला चैप्टर है, मुझे नाम नहीं याद है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला चैप्टर जिसमें वैलेंसी दी हुई है बहुत सारे मेटल्स की, जैसे Zn की 2 पॉजिटिव, कॉपर की 1 पॉजिटिव भी होती है, 2 भी होती है, आयरन की 2 होती है, ठीक है, और 3 पॉजिटिव भी होती है, तो वो याद कर लो। ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है, Cl की 1 नेगेटिव, तो ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, तब फार्मूला कर पाओगे। चलिए 2025 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2025 का ही क्वेश्चन है हमारे पास, और रीजन इंसर्शन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 था 2025 के पेपर में। कल कोशिश करूंगा 2024 का पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलो जी, अभी आपने बताना है, आप लोग बताओ क्या है, कौन सी ऑप्शन आएगी, कौन कौन सी ऑप्शन होती है बताओ। इसमें होता है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में होता है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर होता है सी की बात करते हैं कि ए आर करेक्ट, आर इज रॉन्ग। डी होता है ए रॉन्ग, आर करेक्ट। तो ये ऑप्शन होती है। तो पहले हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आंसर क्या होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन और जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है जी, डिकम्पोजिशन में एंडोथर्मिक होती है, ये अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। जैसे हमने एग्जांपल दी थी कैल्शियम कार्बोनेट में, एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, एंडोथर्मिक है। अब क्वेश्चन है कि सर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट, ये एक्सोथर्मिक है। तो ये एक्सोथर्मिक क्यों है, तो मेन कंसेप्ट ये है कि ये एक्सोथर्मिक, इसका खुद का रीजन क्या है, पहले रीजन का भी रीजन समझेंगे
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है। तो जैसे अगर हम फूड को डिकम्पोज, जैसे हमारे अंदर बॉडी के अंदर फूड जाता है, ठीक है, तो वो फूड क्या होता है, एसिड, बेस, बैक्टीरिया, सभी क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। बहुत सारे एसिड है, प्रोटीएज, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और लाइपेज वगैरह एंजाइम्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो बहुत सारे और भी एंजाइम्स और वो एसिड वगैरह होते हैं जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। और चलो, अब वो कह रहा है जी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और ये एक्सोथर्मिक, देखो सही है, बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक ही होगा ये। क्यों? क्योंकि जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जब ब्रेक होगा तो उसको बैक्टीरिया ब्रेक करते हैं। कौन ब्रेक करता है? बैक्टीरिया। ऑर्गेनिक मैटर को कौन ब्रेक करता है, बताओ पहले, किसने ब्रेक किया? बैक्टीरिया ने किया। भाई उसको हीट की वजह से नहीं वो डिकम्पोज हम कर रहे, वो अपने आप डिकम्पोज हो रहा है, वो ये नेचुरल प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है ये? नेचुरल। और ये नेचुरल प्रोसेस थोड़ी है डिकम्पोजिशन। अगर पर्टिकुलर जैसे CaCO3 है तो अपने आप थोड़ी आग लग जाएगी, वो तो हमने उसको हीट करना है ना, है ना। तो हमने हीट किया तो वो डिकम्पोज हुआ, और है इनऑर्गेनिक ये क्या है, ऑर्गेनिक है। कौन डिकम्पोज कर रहा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने अपने फूड के लिए डिकम्पोज किया। जब फूड के लिए डिकम्पोज करेगा तो अपना फूड जनरेट करेगा, तो उसकी वजह से ये किस में ब्रेक होगा? सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होगा, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होगा, और साथ में इसमें हीट भी बाहर निकलेगी। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है, ए और बी दोनों ही राइट हैं, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन कौन सी आएगी? बी ऑप्शन आ जाएगी। तो आर क्यों सही हुआ पता लगा? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा तब कंपोस्ट में जाएगा, इसलिए लिविंग बीइंग इसको डिकम्पोज कर रहा है, कोई हीट या कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई लाइट इसको डिकम्पोज नहीं कर रही है। एक लिविंग बीइंग, एक ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम लोग फूड खाते हैं तो रेस्पिरेशन करते हैं, तो हीट भी क्या है, बॉडी की मेंटेन होती है, कैसे होती है? फूड जब डिकम्पोज होता है तो हीट मेंटेन होती है उससे, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब तो टाइम हो गया है, बाकी बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइमिंग आपको पता है 6:15 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और पूरी कोशिश रहेगी 2024 वाले क्वेश्चंस भी लेकर आऊँ, जैसे 2025 वाले क्वेश्चन है, ये 2016 का एक क्वेश्चन है, ये कल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मैं ये फाइल आपको सेंड भी कर दूंगा, आज श्योर है कि मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। और क्योंकि आज का दूसरा दिन है, तीसरे दिन और एक चैप्टर जो यही सेम चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो नया चैप्टर, हाँ जी। तो क्लास कैसे लगी फीडबैक जरूर दो, प्लस पर्सनल नंबर पे भी फीडबैक दे सकते हो, और कोई आप इसमें कुछ एडिशंस करना चाहते हो, कुछ और क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव करना चाहते हो, सिर्फ वो सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, ठीक है। और कैसे आपकी क्लास बेटर बनाई जाए, इसके लिए आप मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हो, तो आपके लिए और बेटर तरीके से मैं इसको कर पाऊँ, ठीक है। Okay then. Thank you very much.